हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने चैनल कृषि काशी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एजीटीए का एग्ज़ाम हो चुका है और अगला एग्ज़ाम है किंग सुपरवाइजर। दोस्तों, किंग सुपरवाइजर के लिए कृषि काशी टीम आप सभी के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स लेकर आई है। आप जाके कृषि काशी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एकदम सिलेबस से हट के कुछ नहीं, एकदम सिलेबस बाय सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और जो टॉपिक उठाया जाएगा उस टॉपिक को वहीं पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे आज का जो टॉपिक है व्हीट क्राफ्ट है, तो व्हीट क्राफ्ट से कोई भी क्वेश्चन बने इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि दो चार बुक का एक एक कंपाइल एक नोट्स है दोस्तों। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही कम नोट्स उपलब्ध है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी के लिए कंपाइल कर दिया हूँ कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो इससे बाहर ना जाए। दोस्तों, आप सभी नोट्स देख भी सकते हैं। पूरा जब क्लास देखेंगे तो आप खुद को लगेगा कि हाँ, सर ने जो बताया इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ये भी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। तो आप सभी जिनका पेपर एजीटीए का खराब चला गया है वो घबराए नहीं, वो किन सुपरवाइजर में लग जाए। और जो लगभग 65 70 के पास हैं वो और मेहनत करे थोड़ा सा। ठीक है, उनका होने के चांसेस हैं, लेकिन उनको भी मेहनत करने की चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका। मतलब होपलेस ना हो और तैयारी करें अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। वीट क्राफ्ट को मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझिए और उसको आराम से नोट्स भी बनाते रहिए। आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा जाके एप्लीकेशन पे जाएंगे, कृषि काशी के चैनल पे, वहीं पे आपको मिलेगा दोस्तों। वहाँ से आप कोर्स भी देख सकते हैं, यदि आपको लेना हो तो कोर्स भी ले सकते हैं। आपको पूरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में मिलेगा वहाँ पर। कोर्स लेने पे उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं अब। दोस्तों, जो व्हीट क्राफ्ट है उसका जो साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। और हम लोग इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। जो सीरियल है, व्हीट जो है सीरियल क्राफ्ट है, तो सीरियल जो होता है ये रोमन शब्द है, सीरस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनाज की देवी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। जो गेहूं है जो है ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी फैमिली का पौधा है। फैमिली भी आजकल बहुत पूछ रहा है। एजीटीए के एग्जाम में दो क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड थे दोस्तों। गेहूं का जो फल को कैरियोप्सिस कहते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, ये विश्व का सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल है गेहूं। अगर वर्ल्ड की बात करें दोस्तों तो व्हीट, फिर उसके बाद राइस आती है। लेकिन अगर भारत की बात करें किया जाए सबसे ज़्यादा क्या, तो राइस और फिर व्हीट। राइस इसलिए आ जाता है कि कुछ एरिया में दोस्तों तीनों सीजन में राइस ही उगाई जाती है, इससे राइस यहाँ पे आगे निकल गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में गेहूं की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है दोस्तों ये, भारत के लिए। और वर्ल्ड के लिए है व्हीट। गेहूं को दोस्तों अनाजों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है इसको। करनाल हरियाणा में प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अब जो है यहाँ पे IIWR में स्थित है दोस्तों। गेहूं का सबसे बड़ा जर्म प्लास भंडार स्मिट्स जो है आपका, स्मिट मेक्सिको में है, जहाँ मेज का और गेहूं का रिसर्च चलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आई कार्डा जो है ये क्या करता है कि जो जर्म प्लाज वगैरह संग्रह करता है, सीरिया मतलब इकार्डा सीरिया के पास है, सीरिया में है। ड्यूरम वीट का वहाँ जर्म प्लाज संग्रह किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो सीमेंट हो गया और इकार्डा हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, कहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम इतिहास जानते हैं भारत में बौनी जो ड्वार्फ वीट आई थी उसके इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जोजीन नोरिन 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर RST1 और RST2, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप याद रखें। इसका मूल स्रोत जो है जापान है। अब दोस्तों नोरिन 10 हमारे यहाँ तो यूएसए से है, लेकिन जो इसका उत्पत्ति मूल स्रोत कहाँ से है, तो जापान से। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। डॉक्टर नॉर्मनी ई बोरलाग ने 1960 में, ठीक है, स्मिथ मैक्सिको में इस किस्म की विकास एवं उपयोग किया था इसका जीन, लेकिन कहाँ खोजा गया था, जापान में। और इस जीन को जो लेकर आ गया मैक्सिको।
नॉर्मली ई बोरला के द्वारा 1960 में, फिर जाके एक वैरायटी बनाई गई 1948 में, इसे अमेरिका में लाया गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका में विकसित प्रथम शीतकालीन गेहूं की किस्म है नोरिन 10 थी। डॉक्टर बोरलाग ने भारत को नरमा राजू 64, ठीक है, और क्या है सुनहरा 64 और माया 64 तथा यस 227 जैसी किस्मों को 100 की गिरा बीज उपलब्ध कराए थे। डॉक्टर नार्मली बोलवाग ने जो लरमा राजू 64A और ठीक है सोनारा 64 है, भारत को लगभग 1963 में व्यावसायिक खेती के लिए परिचय कराया गया, लाया गया वहां से दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको पूछे कि डोरिन टेन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मतलब मूल स्रोत कहाँ है, तो दोस्तों उसको आप बताएंगे क्या, जापान। यदि आपको पूछा जाए कि अमेरिका में कब लाया गया, तो अमेरिका 1948 में लाया गया। भारत में कब लाया गया अमेरिका से, तो वो लाया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं 1963 में। तो आप ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी रखें, नहीं तो आप वहाँ जाके अमेरिका मार दे, मैक्सिको मार दे, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। उसको मैक्सिकन वीट भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे इस किस्मों की विशेषता क्या है, ये छोटी होती है हाइट में, जिससे उनका लार्जिंग कम होता है। पौधे छोटे जितने रहते हैं उसमें लार्जिंग की क्षमता बहुत ही कम होती है दोस्तों। लार्जिंग के प्रति प्रतिरोधी है, शीघ्र पकने वाली है, मतलब इनसेंटिव है दोस्तों, इनसेंसिटिव है, प्रकाश असंवेदनशील है दोस्तों, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ाता है दोस्तों प्रकाश का। दोस्तों 1967 68 में अर्धबोनी मतलब ड्वार्फ वीट की किस्मों के कारण भारत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उसी उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं दोस्तों। ग्रीन रेवोल्यूशन जनरली दोस्तों क्या हुआ था कि ये भारत है, आपको बता दूं थोड़ा सा, मान लो ये भारत है, बहुत पूछता है, मैं तो सही नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप देख लो, ये भारत है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न और हरियाणा और पंजाब, यही तीनों जगह इसका प्रभाव पड़ा था। तो एग्जाम में बहुत पूछता है कि हरित क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी और आपका हरियाणा और पंजाब में दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो अपना व्हीट क्राफ्ट है, इसमें जो डॉक्टर नरवणे बोरलाग हरित क्रांति में योगदान दिए थे 1970 में, नोबेल शांति पुरस्कार इसी से उनको मिला था। तो दोस्तों अब एग्जाम में ये पूछता है कि जो नॉर्मली बोरलाग को जो शांति पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था, तो बहुत सारे बच्चे कृषि में योगदान के लिए, नहीं हरित क्रांति में ठीक है शांति पुरस्कार मिला था जब वो हरित क्रांति में योगदान दिए थे तब 1970 में। फिर 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हीं को दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंचित क्षेत्रों एवं अधिक उर्वरक उपयोग के कारण पंजाब में गेहूं की उत्पादकता लगभग 100% क्षेत्रों में अधिक रही। बौनेपन से पौधे की ऊंचाई कम होती है, अधिक उत्पादन टिलर बनते हैं तथा उपज में 5 से 10% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। अब उसका कंपोजिशन गेहूं में क्या क्या है ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्च 60 से 68% है दोस्तों, प्रोटीन इसमें औसतन 12%, ये याद रखिएगा आप, औसतन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइस में दोस्तों बहुत सबसे, सीरियल में सबसे कम राइस में होता है, 8 होता है औसत, ये भी याद रखिएगा। वसा इसमें 1.5 से 2 होता है, और सेलुलोज 2 से 2.5, और खनिज इसमें 1.5 से 2 होता है, आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, गेहूं के उत्पादन क्षेत्र देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं, वीट ग्रोइंग जोन कौन कौन से, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 6 जोन है। अभी एग्जाम में जो LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था दोस्तों, यही पूछा था सबसे ज़्यादा किस जोन में गेहूँ होती है, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में होती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, 45% का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक इसी इधर ही गेहूँ का उत्पादन होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वीट से रिलेटेड सारे, तो आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में उत्तर प्रदेश के बन चुके हैं दोस्तों, अभी उसको मैं कराऊंगा। पहले अभी मैं अपना जो क्रॉप का है सीरीज है इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों भारत में गेहूं की 6 जलवायु, कृषि जलवायु है। पहला है दोस्तों नार्दर्न हिल जोन, जो अपना आता है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर वगैरह, ठीक है, वहाँ पर जो इसका 4% एरिया है, उत्पादन 3% है। अक्टूबर नवंबर में और इसकी बुआई किया जाता है दोस्तों, और मई और जून में इसका लंबा चलता है दोस्तों ये।
तो सबसे कम एरिया कहाँ पे है, तो ये है नॉर्दर्न हिल जोन में, ये भी पूछ सकता है सबसे कम एरिया और सबसे कम प्रोडक्शन, तो यहीं पे है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन दोस्तों। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल इस एरिया में आता है। तो आप देख सकते हैं इसका एरिया 27% है, उत्पादन 24%। बुआई जो है नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है दोस्तों। खेत में अधिक नमी होने के कारण बुआई देरी से होती है, तो ये भी एरिया जो है क्या है, बुआई में लेट होता है इसमें, आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन जोन में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंट्रल जोन है दोस्तों, सेंट्रल जोन में पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र, मध्य भारत एवं विंध्य क्षेत्र आता है दोस्तों। इसमें एरिया 17%, प्रोडक्शन पूरे भारत का 13% है। अक्टूबर से मार्च तक इसका होता है। टिटिकम ड्यूरम को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस जोन में टिटिकम ड्यूरम को प्राथमिकता दी जाती है, तो सेंट्रल प्लेन जोन में, ठीक है, सेंट्रल जोन में आपको दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जो जोन है अपना, पांचवा जोन है पेनिसुलार जोन है। दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और कर्नाटक का जो एरिया है, 6% एरिया है और 2.5% जो है उत्पादन होता है। अक्टूबर के अंत में मार्च तक होता है दोस्तों। ये थर्मो इनसेंसिटिव किस्म यहाँ उपयुक्त की जाती है, इम्पोर्टेंट है, जो कि ताप का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है ये सब एरिया। इक्वेटर के पास होने से टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की वैरायटी हम लोग, थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी हम लोग वहाँ लगाते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं कि साउदर्न हिल जोन जो है वहाँ पर तमिलनाडु एवं केरल के प्रवर्ती क्षेत्र, इसमें एरिया कोई डिफाइन नहीं है दोस्तों। टिटिकम एस्टिवम प्रमुख के साथ साथ टिटिकम डाइटकोकम भी उगाया जाता है। मई सितंबर तथा अक्टूबर तक इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों तो हम लोग देखते हैं मानचित्र के माध्यम से गेहूं के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वही है दोस्तों, पहला अपना जो जोन था, सेकेंड जोन, पहला हिली वाला जोन था, फिर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन था दोस्तों, फिर सेंट्रल ईस्टर्न प्लेन जोन, और देख सकते हैं आपका ये वाला सेंट्रल, फिर उससे आपका दोस्तों ये देख सकते हैं प्रायद्वीप पेनिसुलार, और फिर आप देख सकते हैं ये वाला है आपका साउदर्न हिल जोन दोस्तों। ये आपको मैप के माध्यम से देख सकते हैं, एरिया पर दिया हुआ है सब, कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, कि जो मध्य क्षेत्र है, सेंट्रल जोन में टिटिकम ड्यूरम को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि अन्य अधिकांश क्षेत्रों में टिटिकम एस्टियम का प्रमुख है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ टिटिकम एस्टियम टिटिकम ड्यूरम दोनों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। हम लोग देखते हैं दोस्तों गेहूं का ओरिजिन, धान का ओरिजिन हम लोग पढ़ ही लिया था कौन था। तो मैं आप सभी को बताया था, जैसे भारत हो गया, ठीक है, भारत के जब हम लोग इस साइड जाएंगे, तो ये आएगा क्या, नॉर्दर्न साउदर्न, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इधर है साउथ वे, इधर जाएंगे साउथ वेस्ट एशिया में, इधर, इधर क्या है, इधर क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया। यही साउथ ईस्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा राइस का आपका, ठीक है। तो व्हीट का साउथ वेस्ट एशिया है, तुर्की भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ये भी आप ध्यान दीजिए। ये जो एरिया है भारत है, मैं आपको बताया था ये भारत है। भारत के इधर आएंगे तो गेहूँ, ये है साउथ पश्चिमी एशिया, या इधर ही तुर्की है, इसको माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्या है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड पे, मध्य प्रदेश फर्स्ट पे, उत्तर प्रदेश सेकंड, सॉरी, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, मध्य प्रदेश सेकंड पे और पंजाब थर्ड पे है दोस्तों। उत्पादन में भी सेम वही सीरीज है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब। उत्पादकता में पंजाब और हरियाणा दोनों अच्छा है दोस्तों, 100% यहाँ पर इरिगेटेड एरिया है वीट का। दोस्तों देखते हैं पंजाब एक सिंचित क्षेत्र लगभग 100% होने के कारण उर्वरकों से अधिक उपयोग हेतु गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ये पंजाब नहीं, हरियाणा भी इसमें ऐड है, हरियाणा भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। दोनों जगह क्या होता है, 100% इरीगेशन होता है वहाँ पर, और वहाँ पर हर खेत में लगभग फैसिलिटी है इरीगेशन की। तो दोस्तों इसलिए वहाँ गेहूँ का उत्पादकता ज़्यादा होता है और गेहूँ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। गेहूँ का वर्गीकरण दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से है क्लासिफिकेशन। जैसे एक होता है सामान्य ब्रीड या ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रीड या व्हीट, ठीक। देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही ब्रीड है आपका क्लासिफिकेशन में टिटिकम एस्टिवम सबसे मेन है दोस्तों। ये दोस्तों हेक्साप्लाइड था, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। 2n बराबर 42 होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, आप इसको याद रखिए। भारत में मुख्यतः उगाई जाने वाली आयातित
प्रजाति कौन मतलब है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा यही प्रजाति उगाई जाती है दोस्तों। कुल गेहूँ का क्षेत्रफल लगभग 87% भाग पर इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और जो 13% बचेंगे, जितने और टिटिकम ड्यूरम, टिटिकम मोनोकोकम सब जो है अलग अलग होते हैं 13% में, लेकिन सबसे ज़्यादा 87% भाग पर यही उगाई जाती है। इससे चपाती और बेकरी उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। डॉक्टर नॉर्मली ई बोरलाग द्वारा मैक्सिको से भारत में लाया गया है, ठीक है, इसलिए इसे मैक्सिकन वीट या मैक्सिकन डॉर्फ वीट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति की प्रमुख प्रजाति ये है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है, इमर वीट। इसको बहुत ज़्यादा टिटिकम डाइट कोकम इसका साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये है टेट्राप्लाइड। तो इसका 2n बराबर 28 है दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कि इमर वीट का 2n बराबर कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। ये टेट्राप्लाइड होता है। गेहूं का क्षेत्रफल लगभग 1% एरिया पे उगाया जाता है दोस्तों। मुख्य गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में उगाया जाता है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध व्यंजन जो उपमा बनाता है, उपमा बनता है, इसी से बनता है। ये भी पूछ सकता है कि उपमा किस आपका व्हीट से बनाया जाता है, तो एक हीमर व्हीट से बनाया जाता है। आप इसमें ऑप्शन में आपको दे देगा क्या, आपको समान है, ब्रेड व्हीट दे देगा, मार्कोनी व्हीट दे देगा, तो आप देख लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों मार्कोनी व्हीट। हम लोग देखते हैं क्या है, टिटिकम ड्यूरम या टिटिकम इसको माइक्रोनी व्हीट भी कहते हैं या ड्यूरम कहते हैं इसको। टिटिकम ड्यूरम साइंटिफिक नेम है। इस ये भी टेट्राप्लाइड दोस्तों, 2n/28 है। और दोस्तों ये सूजी और सिमई बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं रवा, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसका एरिया जो है सेकंड स्थान पे 12% भाग पर उगाया जाता है। जो मुख्यतः यह मध्य दक्षिण भारत के ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है दोस्तों। प्रमुख इसमें इसमें दोस्तों क्या है, जयराज इम्पॉर्टेंट है, और मालविका, ये सब क्या है, आपको ए वैरायटी मिल जाएंगे ड्यूरम टाइप की। कुछ चौथा जो है दोस्तों डिप्लॉयड व्हीट होते हैं, जिसमें टिटिकम मोनोकोकम है, 2n/14 होता है, और टिटिकम एजिलोपोडिस होता है दोस्तों, ये होता है 2n/14, दोनों में होते हैं। आप इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैचिंग में आ सकता है। गेहूं की जो जलवायु होती है, क्लाइमेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अंकुरण के बाद हार्डनिंग की क्षमता होती है इसमें, बहुत अच्छी होती है दो। और दोस्तों जो गेहूं हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के से अगर अधिक टेम्परेचर मतलब है, जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आराम से जर्मिनेशन कर लेता है। मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सर्वाइव कर जाता है, इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। ये बहुत पूछता है एग्जाम में। और दोस्तों इसमें जो है ताप सहन करने की क्षमता अच्छी खासी होती है। स्प्रिंग वीट लगभग आपको 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका अंकुरण हो जाता है, और शीतकालीन जो है ये 31.6 डिग्री से तक इसका जर्मिनेशन हो जाता है अच्छा खासा। दोस्तों सामान्य वृद्धि में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान या पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रारंभ होती है। अब दोस्तों आपको ये सब जो है देख लीजिए, इस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कैसे कैसे, जैसे कि पढ़ रहा है कि हार्डनिंग प्रक्रिया के दौरान पौधे उत्को मिनरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे सूक्ष्म पदार्थ ड्राई मैटर की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, एमाइड नाइट्रोजन की और एमिनो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पौधे में प्रोटीन का जमाव सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जो हार्डनिंग प्रोसेस होता है ये हीट में होता है, बहुत ज़्यादा आप याद रख सकते हैं। वाला पौधे की पत्तियां नमी की मात्रा को कम होती है इसमें। कोशिकाओं के भीतर जल अधिक मजबूती से बना रहता है, जिससे वो क्या करता है, वो उसका टॉलरेंस बढ़ जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इसका फ्लावरिंग। हम लोग देखते हैं प्रकाश अवधि कितना चाहिए इसको। तो दोस्तों आपको मैं पहले ही क्लास में जब मैं क्लासिफिकेशन आप क्रॉप पढ़ाया था, उसमें शार्ट डे लॉन्ग डे पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रबी क्रॉप होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो उनको क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीधे रबी क्रॉप, ऑल रबी क्रॉप इज लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, ये मैंने बताया था। दोस्तों इसमें क्या होती है कि लंबी दिन अवधि से पुष्पन की प्रक्रिया शीघ्र होती है दोस्तों। छोटा दिन अवधि रहता है, 60 डे रहता है, तो वनस्पतिक वेजिटेटिव ग्रोथ होता है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ये ठंडी में होता है। ठंडी में दिन मतलब कि बहुत ही ठीक ठाक होते हैं दोस्तों। इसलिए वर्तमान में अधिकांश उन्नत किस्में जो होती हैं फोटो इनसेंसिटिव होती हैं। जितनी भी अभी वैरायटी निकल रही हैं उसको फोटो इनसेंसिटिव ही बनाया जाता है, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन दे रही हैं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं।
तापमान एवं वृद्धि, टेम्परेचर एवं ग्रोथ, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। गेहूं की वानस्पतिक अवस्था में कम तापमान, जबकि प्रजनन अवस्था में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, अनुकूल होते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग गेहूं को लगा देते हैं, तो जब उसका बढ़ता है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, तो उसमें कम चाहिए। जैसे कि हम लोग लगाए कब, नवंबर मान लीजिए लगाए, तो दिसंबर जनवरी जब उसका ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, टेम्परेचर बहुत कम रहते हैं। और जैसे जनवरी जनवरी फरवरी मार्च आता है, जब उसका प्रजनन आता है, फ्लावरिंग वगैरह आता है, तो टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो उसके अच्छा होता है दोस्तों। तो आप देखेंगे यही पीरियड है, लेंथ है उसका। तो हम आगे देखते हैं, गेहूं की वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसकी वृद्धि के लिए। वानस्पतिक वृद्धि के लिए अगर पूछ दे तो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड में पत्तियां सबसे बड़ी होती हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर क्या होता है, पौधे की ऊंचाई घटती है, जड़ों की लंबाई कम होती है, टिल्लों की संख्या भी घट जाती है, अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है तब। इसीलिए सब लोग कहते हैं यार ठंडी इस बार नहीं पड़ेगी तो गेहूं नहीं होगा। तो यही कारण है दोस्तों कि जितना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, अच्छा खासा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका हीट का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर बालियों में, ठीक है, हीलिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है, मतलब वो जल्दी पक जाते हैं। 34 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर हीलिंग की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। दाना विकास, जो ग्रेन डेवलपमेंट के समय, उसका जो है 25 डिग्री टेम्परेचर सबसे बेस्ट मानी जाती है, 4 से 5 सप्ताह तक सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, अधिक तापमान होने पर दाने का भार जो है, वेट है, जो कम हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो जो दाना बनेगा उसका साइज छोटा होगा, वेट कम होगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो गेहूं की वृद्धि की मेन जो स्टेजेस हैं उसको देखते हैं। वेजिटेटिव स्टेजेस क्या क्या है। पहला है जर्मिनेशन है दोस्तों। जर्मिनेशन 5 से 7 दिन में हो जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर द्वारा आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, भ्रूण से जो कैल्यूराइजा होता है, ठीक है, रिक कोल्यूप्टाइल बाहर निकलते हैं, और कोल्यूप्टाइल ऊपर और कैल्यूराइजा के नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये जो है, ये नीचे की ओर बढ़ता है, कोल्यूप्टाइल ऊपर की ओर। अरे इसी के लेंथ लेंथ से क्या क्या, कोल्यूप्टाइल के लेंथ से हम लोग क्या नापते हैं, उसका गेहूं का डेप्थ नापते हैं, कितने सेंटीमीटर पे हम लोग उसको बुआई करते हैं। 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हम लोग उसको बुआई करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, CRI स्टेज है आपका, जो है 21 दिन पे होता है लगभग, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। एवरेज में 20 से 25 दिन में CRI स्टेज आता है दोस्तों। इस स्टेज में आपको इरिगेशन देना ही देना है दोस्तों। इस स्टेज पे अगर इरिगेशन नहीं देते तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल घट जाएगा और टिल्डिंग बहुत कम होगी। क्या दोस्तों, प्रथम पत्ती की गांठ से क्राउन रूट निकलती है, प्रत्येक क्राउन रूट में लगभग 3 से अधिक जड़ें होती हैं। यह गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई अवस्था है, मोस्ट क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है। ये भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वीड से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर दोस्तों यही पूछा जाता है। टिलरिंग, टिलरिंग दोस्तों ये कब होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। 40 से 45 दिन। टिलरिंग क्या मतलब, एक गेहूं का पौधा निकला, उसके अलग अलग बगल से बहुत सारे और पौधे निकल जाए, उसको टिलरिंग कहते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं प्रत्येक क्राउन नोड पर कलिकाएं बर्ड, ठीक है दोस्तों, टिलर बनते हैं। यह अवस्था लगभग 15 दिन आफ्टर सोइंग के बाद से प्रारंभ हो जाती है और 45 दिन तक चलती है दोस्तों। एक टिलर बनने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं, आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, वो है ज्वाइंटिंग है। वो 60 से 65 दिन पे होता है दोस्तों, ज्वाइंटिंग। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है ऐसे ऐसे। इस अवस्था में अंतर्गत इंटरनोड बनते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है, तो इंटरनोड बनते हैं दोस्तों इसमें। और पीक ग्रोथ होती है, यह अवस्था लगभग 45 से 60 दिन के बीच में होती है मैक्सिमम दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, जो है रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं हम लोग, क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन सी होती हैं जिसमें उसका रिप्रोडक्टिव होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप ये भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्टिव में क्या क्या है उसमें हम लोग देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, अंतिम पत्ती जो है फ्लैग लीफ कहा जाता है। जो अंतिम पत्ती होती है, जो लास्ट वाली पत्ती होती है, लास्ट में जो आप बनती है, उसको फ्लैग लीफ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिकतम पत्ती जो क्षेत्र, मैक्सिमम लीफ एरिया प्राप्त होता है दोस्तों।
जो फ्लैग लीव स्टेज है वो 75 से 85 दिन पे होता है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग देखते हैं मेन और पॉइंट देखते हैं। फ्लावरिंग कितने दिन पे होता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों। 80 से 85 दिन पे फ्लावरिंग होता है। और मिल्किंग स्टेज पूछता है तो 100 से 105 डेज दिन पे मिल्किंग होती है। जो ड्रट पकने का समय होता है वो होता है 105 से 110 दिन के बीच में पकता है व्हीट। और इसकी मैच्योरिटी जो होती है एकदम वो होता है आपका 115 से 120 दिन पे। ये भी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो डो होता है दोस्तों, इसमें देखते हैं जो मिल्किंग स्टेज जो कठोर स्टेज में चेंज होता रहता है। जो व्हीट के दाने मिल्क रहता है फिर वो एकदम डो स्टेज में हो जाता है, आटा वाले अवस्था में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों। उसका क्लाइमेट देख लेते हैं दोस्तों। इसी तरह जो में होता है रवि क्रॉप है दोस्तों, पहले ही बता दिया था आप लोग को। जो रेनफॉल होता है दोस्तों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। 450 से 650 mm या 45 से 65 सेमी होता है दोस्तों, वार्षिक मानी जाती है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लें, रट ले। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वर्षा आधारित रेनफेड गेहूं के लिए कम से कम 15 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इसके लिए सॉइल कौन सी अच्छी है, तो हल्की बलुई मिट्टी जो है कि अच्छी होती है, बार बार सिंचाई के लिए आवश्यक होती है। और दोस्तों टेम्परेट एवं सब टेम्परेट जलवायु में का ये फसल है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ये ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिकल जहाँ से बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे ट्रॉपिकल माना जाएगा दोस्तों। लेकिन ये टेम्परेट और सब टेम्परेट में होता है दोस्तों, जहाँ पे ठंडी पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो पत्ती से रो से रो की लंबाई है दोस्तों, दूरी है, उसको अलग अलग होता है। जैसे सिंचित में क्या होता है, जो जहाँ पे इरिगेटेड एरिया है, मोस्टली जो 87% एरिया में इसका जो हम लोग रो टू रो का डिस्टेंस रखते हैं वो रखते हैं 22.5 सेमी मीटर, 22.5। वर्षा आधारित में जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर 25 से 30 सेमी रखते हैं। और जहाँ विलम्ब से लेट बुआई होती है 15 से 18 सेमी रखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं गेहूं की बुआई के समय जो सॉइंग के टाइम हम लोग किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कब कब करेंगे उसका। अगर समय से आपको बुआई करनी है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, नवंबर के प्रथम पखवाड़े में आपको क्या करते हैं, प्रथम फर्स्ट वीक में आपको उसको गेहूं को लगा देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखें कि अगर आपको समय से बुआई करना है तो कब करना है, नवंबर के फर्स्ट वीक में। और और दोस्तों नवंबर के मध्य में भी कुछ एरिया में होते हैं, जैसे सेंट्रल जोन में और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन में ये होता है दोस्तों। वर्षा आधारित रेनफेड आधारित तो अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में से नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक करते हैं। तो रेनफेड जो हम लोग व्हीट लगाते हैं रेनफेड एरिया में, वह अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हम लोग लगा देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। 15 दिसंबर के बाद बुआई करने पर प्रतिदिन उपज की कमी आती है दोस्तों। जब जितने दिन लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा उपज कमी होगा प्रोडक्शन में। बुआई की हम लोग गहराई डेप्थ कैसे देखते हैं, तो दोस्तों आपको ऊपर बता ही दिया था मैंने। बुआई की गहराई के लिए कोलिप्टाइल का जो है लंबाई पर निर्भर करता है कि कितना होना चाहिए। सामान्य दोस्तों गेहूं की जो अ, हम लोग डेप्थ में लगाते हैं वो 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर लगाते हैं। लेकिन अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग, जैसे टाल वैरायटी है तो 8 से 9 सेंटीमीटर के अंदर, एकल जैसे जीन बौनी किस्में हैं तो इतना, और जीन बौनी है, त्रिजीन है तो ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। लेकिन आपको सामान्य का याद रखना है, 5 से 6, ठीक है, सेंटीमीटर गहराई में हम लोग सीड को सो करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बीज एवं बुआई, सीड एवं उसके सोइंग। गेहूं के लिए भुरभुरी और जो है फाइन सीड बेड बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। जो बीज उपचार के लिए गेहूं का हम लोग बीटा वैक्स यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है दोस्तों कि व्हीट के जो रस्ट वगैरह है उससे बचने के लिए हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं सीड में, तो यह बीटावैक्स। एक होता है बावेस्टिन 50W वेटेबल पाउडर, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार हम लोग करते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला सीड रेट। गेहूं से हम जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों देखेंगे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सीड रेट से आया है। सामान्य जो सिंचित एरिया इरिगेटेड एरिया है 100 kg सीड पर हेक्टेयर लगाते हैं हम लोग। और दोस्तों जहाँ पे हम लोग लेट बोते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 25% अधिक बीज लगाते हैं। तो एक 25% अधिक मतलब 100 का एक 25%, 25 बढ़ जाएगा तो 125% हो जाता है। अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, हाथ से ब्रॉडकास्टिंग ऐसे सीच कर रहे हैं तो उसका 125 से 150 मतलब
केजी सीड लगेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिबलिंग में दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है, 25 से 30 केजी। और फब्स विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 केजी पर हेक्टेयर किग्रा प्रति हेक्टेयर लगता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फब्स विधि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। गेहूं में सिंचाई प्रबंधन इरिगेशन मैनेजमेंट गेहूं में कैसे होता है। गेहूं की फसल में सामान्यतः 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है दोस्तों। सीआरआई स्टेज जो है इसको भारद्वाज एलवी भारद्वाज के द्वारा दिया गया था, जो कि क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों ये पूछा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यदि किसान के पास एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो वो किस स्टेज पे अपना पानी देगा, तो उसको सीआरआई स्टेज पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि सीआरआई स्टेज पे अगर वो नहीं देगा तो उसका टिलरिंग वगैरह सब रुक जाएगा, तो व्हीट का प्रोडक्शन बिल्कुल होगा ही नहीं दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों 3 स्टेज तक आपको याद रखनी मेन मेन। मतलब अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है किसान के पास, तो किस किस स्टेज पे देगा, तो सीआरआई और फ्लावरिंग स्टेज पे देगा। और दूसरा ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर किसान के पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो आपको सीआरआई, लेट ज्वाइंटिंग या बूटिंग स्टेज, या फिर उसका मिल्किंग स्टेज, ये 3 स्टेज पे हम लोग देंगे। ये तीनों आपको याद रखना होगा दोस्तों। और ये याद आप नहीं भी रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों। सीआरआई अवस्था गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई अवस्था है, क्योंकि इसी समय क्राउन रूट या टिलर विकसित होते हैं दोस्तों। अंततः बालियों की उपज को प्रभावित करती है। अगर जैसे टिलरिंग से एक है, एक गेहूं से इतने टिलर निकल गए दोस्तों, 4, तो दोस्तों अगर आप सिंचाई नहीं करेंगे तो एक ही टिलर रह जाएगा और उसका भी ग्रोथ बहुत ही कम होगा। तो इसलिए उस समय टिलरिंग का फेज होता है दोस्तों, आप उसको जरूर से जरूर इरिगेशन दीजिए, जिससे कि उसमें ग्रोथ वगैरह टिलर वगैरह बने। आगे चलते हैं दोस्तों, 1 हेक्टेयर गेहूं की उपज के लिए लगभग 10,000 से 15,000 टन पानी की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि चिकनी मिट्टी में सिंचाई लगभग 40 से 50%, ठीक है, ये अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीकेशन पर की जाती है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विधि होती है सिंचाई करने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं में लगभग 3 ही विधि मानी जाती है बेस्ट। एक ही बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है, एक होता है चेक बेसिंग मेथड, आप देख सकते हैं, और एक होता है स्प्रिंकलर मेथड। तो दोस्तों हम लोग बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो अपने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा, सॉरी नॉर्थ में, अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बॉर्डर स्ट्रिप विधि दोस्तों अधिक प्रचलित है। इसके बाद आता है चेक बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग अपने खेत में ही कर लेते हैं, क्या कहते हैं, जैसे बहुत बड़ा खेत का 1 हेक्टेयर का एरिया है, तो दोस्तों हम लोग चेक बेसिन में क्या कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे प्लाट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक मेन चैनल बना देते हैं, आप पानी खोलते हैं, इधर खोल देंगे फिर इधर हो जाएगा, फिर यहाँ से खोल देंगे फिर इधर इधर, ऐसे करके आसानी से आपका इरिगेशन आप सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों स्प्रिंकलर मेथड, ये बहुत इस समय चर्चा में माइक्रो इरिगेशन है दोस्तों। तो स्प्रिंकलर सेट लगा के आप गेहूं में बहुत ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। ये जनरली जो जहाँ रेतीली भूमि है वहाँ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ये भूमि मानी जाती है, उत्पादन बहुत बढ़ा देता है। एमपी में सबसे अधिक, और पंजाब हरियाणा इसमें सबसे अच्छे में ये सब कर रहा है दोस्तों, क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी आने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों, गेहूं में उर्वरक एवं फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की मात्रा क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद रख लीजिए, 120, फिर उसका आधा 60, फिर 20 कम कर दीजिए, तो 120 60 40 आपका एनपीके का रेशियो है दोस्तों, ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और जो दोस्तों इसका जो यूज करने का क्या है तरीका है, जैसे क्या करते हैं, यूरिया को हम लोग स्टार्टिंग में 50% देंगे, 1/2% स्टार्टिंग में जब बोते समय, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे, और यूरिया का 1/2 देंगे। और एरिया जो आधा बचा हुआ है नाइट्रोजन, आधी नाइट्रोजन हम लोग प्रथम सिंचाई की अवस्था या टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों वही एरिया जो है आपका वर्षा आधारित हो, जहाँ बारिश वाली एरिया है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा पहले ही मिट्टी में मिला देते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ बारिश होता है तो दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पहले ही मिला देते हैं। वर्षा आधारित परिस्थितियों में थाई यूरिया जो होता है दोस्तों 5% का अगर हम लोग छिड़काव कर देते हैं, तो 10 से 15% उपज क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों वीड मैनेजमेंट देखते हैं, जो खरपतवार प्रबंधन देखते हैं वीड में कैसे करता है। तो कौन कौन से वीड है उसके बारे में, जैसे पहला हम लोग लेते हैं मोनोकॉट बीज, एक बीजपत्री पौधा, ठीक है। तो देखते हैं फ्लेरिस माइनर दोस्तों, फ्लेरिस माइनर सबसे
घातक और सबसे चर्चित इसका जो है नाम है दोस्तों, इसको गिल्ली डंडा भी कहते हैं, इसको बहुत ही से जानते हैं, फ्लेरिस माइनर, गेहूं मामा हिंदी में कहते हैं इसको। इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान दोस्तों 0.75 किग्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़कते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फ्लेरिस माइनर में जो है आइसोप्रोट्यूरान के प्रति रेजिस्टेंट धीरे धीरे विकसित हो गया है दोस्तों, तो उसको हटा के हम लोग सल्फोसल्फ्यूरान यूज करने लगे हैं दोस्तों। 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका जो है रिकमेंडेशन है दोस्तों। जो इसको जो इसके नियंत्रण के जो खोज किए थे उनका नाम था डॉक्टर आर के मलिक ने इसके नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरान की अनुशंसा की है दोस्तों। ये भी एग्जाम में आ सकता है। एक दोस्तों होता है मेटा सल्फ्यूरान होता है, इसका 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अवेना फटुआ जंगली जई के नियंत्रण में भी प्रभावी है ये। और देखते हैं दोस्तों ट्रिवेन्यूरान एक है दोस्तों, ये भारत का जो है बैंड हो गया है, प्रतिबंधित है, इसे याद कर सकते हैं आप। हम देखते हैं दोस्तों डाइकॉट बीड में कौन इंपॉर्टेंट बीड है, इसका बथुआ है, चिनोपोडियम एल्बम और एंगेलेलिस ऑरेंसेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है मिली लोटस, ये भी स्पीसीज जो है इंपॉर्टेंट है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं 2,4-D जो है 500 मिली प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं दोस्तों। छिड़काव के समय कम से कम 30 से 35 दिन बुआई के बाद हम लोग करते हैं इसको दोस्तों। सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, बोनी गेहूं की किस्मों में 2,4-D का छिड़काव 30 से 35 दिन पर ही करें। इससे पहले छिड़काव करने पर जो अर होता है क्या होता है विकृत माल फॉर्मेशन हो जाता है उसमें, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं गेहूं की प्रमुख किस्में देखते हैं, वैरायटी देखते हैं कौन कौन सी है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इसकी। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको बताता जाऊंगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग पहले सिंगल जीन डॉर वैरायटी देखते हैं, एकल जीन बोनी किस्में। इसमें सोनालिका दोस्तों देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लगभग 130 दिन की अवधि होती है। यूपी 115, यूपी 262, रोहिणी, सुजाता, जन्मा राजो 64A, गिरिजा उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के लिए इंपॉर्टेंट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए पूछा जाता है दोस्तों, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी देखते हैं दोस्तों, हीरा मोती और लाल बहादुर। हीरा मोती लाल बहादुर इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन सी वैरायटी है डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कल्याण सोना, सरबती सोनारा, सोनारा 64, छोटी लरमा, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रताप। ठीक है दोस्तों, यूपी 608, HD 2204, ये सब इंपॉर्टेंट है, जनक, ये सब क्या है डबल जीन डॉर वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर वैरायटी नहीं आएंगी आपके एग्जाम में, आप इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। एक दोस्तों है लंबी किस्म टाल वैरायटीज है, कौन कौन सी है CO 306, 1965 में जारी किया गया था, वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है चपाती बनाने के लिए। कुछ है यूपी 301, यूपी 310, यूपी 319 और के 816। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। लोक वन देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है, के 65 लंबी किस्म है, देर से बुआई के लिए लवड़ी मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है लवड़ी मिट्टी के लिए कौन है के 65। सुजाता, सुजाता रेनफेड एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सैलजा ये क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। कौन सी वैरायटी नॉर्थ ईस्ट मतलब कि नॉर्दर्न हिल के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के लिए सैलजा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। मालविया 12 जो है लगभग सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली गई दोस्तों। WH 147 उच्च गुणवत्ता वाली चपाती बनाने के लिए उपयुक्त दोस्तों। PW PBW 502 ये सिंचित एवं ठंडी जलवायु के लिए अधिक उपज देती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये सब वैरायटी जो है UPPCS में पूछी जा चुकी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी अभी हाल ही में LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था, UPPCS कराया था, ये क्वेश्चन आया था कर्ण वंदना किसकी वैरायटी है, उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी वैरायटी सबसे फेमस है, तो कर्ण वंदना उसका जो शार्ट नेम है दोस्तों DBW 187। अब पूछा था DBW 187 और किस नाम से जाना जाता है, तो कर्ण वंदना के नाम से जाना था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग राज 3765 देर से बुआई तथा लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंट है दोस्तों। राज
4037 जो है गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। राज 3077 जो लौड़ी मिट्टी के लिए देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों। बहुत सारी वैरायटियां आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके हार्वेस्टिंग के बारे में देखते हैं। जब दानों में 20 से 25% नमी हो तभी इसकी कटाई करनी चाहिए। जब पौधे पीले हो जाएं, पुआल स्ट्रा जो सूख जाती हैं, तब कटाई उपयुक्त होती है। गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का भी व्यापक उपयोग किया जाता है दोस्तों। कटाई एवं उपज देखते हैं दोस्तों। सिंचित जो गेहूं में कम से 45 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है प्रोडक्शन, और वर्षा में 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है दोस्तों रेनफेड एरिया में। लंबी किस्में जो अ, टाल व्हीट का हार्वेस्टिंग इंडेक्स लगभग 25 से 30% होता है। अर्ध बोनी किस्म सेमी ड्वार्फ का जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है आपका 40 से 45% होता है, ज़्यादा होता है। दाना और भूसा का एक्स्ट्रा का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:1:2.5 फाइव 1:1.25 दोस्तों। अगर आपके पास गेहूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए एग्जाम में कि गेहूं और दाने का रेशियो क्या है दाना और भूसा का, तो 1:1:2.5। अगर आपका जैसे हुआ तो एक हो गया क्या आपका गेहूं होगा, और 1.25% आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका भूसा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही भूसा ज़्यादा हो रहा है और क्या हो रहा है, गेहूं कम हो रहा है दोस्तों। 1:1:1.25 ये आपको याद रखना है। एग्जाम में भाई बना नहीं दोस्तों, जिस दिन बनेगा उस दिन अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सुरक्षित भंडार हेतु सबको पता है जो सीरियल है अपना राइस व्हीट ये सब है मेज वगैरह है, 10 से 12% जो नमी पे हम लोग स्टोरेज करते हैं भंडारण में। गेहूं का प्रमुख भंडारण कीट कौन कौन सा है ये भी आप यहीं पे देख लीजिए। चावल का घुन, राइस विविल, ग्रेन मॉथ, लेसर ग्रेन बोरोर, खपरा बीटल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। एक होता है दोस्तों क्या है, पियरलिंग इंडेक्स होता है। पियरलिंग इंडेक्स इसमें होता है दोस्तों, क्या करते हैं इसमें, इसकी कठोरता नहीं कठोरता मापते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है। अब एक देख देख एक इसमें एक प्रणाली होती है फफ्स मेथड, इसको यूज करते हैं गेहूं में, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और उसमें वीड वगैरह कम लगते हैं, आसानी होती है सिंचाई वगैरह करने में। इस विधि का बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दोस्तों। गेहूं की सर्वश्रेष्ठ जो बुआई की विधि मानी जाती है, इसमें जो 70 kg सीड पर हेक्टेयर लगता है दोस्तों, 70 kg सीड प्रति हेक्टेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें गेहूं को उठी हुई क्यारियों, रेज बेस्ड पर तथा बीज की नालियों के साथ बोया जाता है दोस्तों। क्यारियों की चौड़ाई सामान्यतः 60 से 100 सेमी होती है। प्रत्येक क्यारी में 2 से 3 पत्तियां बोई जाती है दोस्तों। नालियों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है दोस्तों। इससे लाभ क्या क्या होता है दोस्तों। हब्स मेथड में कम से कम 25 से 40% पानी की बचत होती है। 25 से 40% बीज भी बचत होता है। 25% जो फर्टिलाइजर की भी बचत होती है, इंपॉर्टेंट है। इस विधि से उपज सामान्यतः अधिक प्राप्त होती है। सामान्य जो मेन आपका उपज है वो या उससे अधिक ही प्राप्त होगी, कम नहीं होगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों जीरो टीलेज तकनीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। धान गेहूँ जहाँ पर फसल प्रणाली वहाँ पर हम लोग उपयोग करते हैं इसका। विशेषकर 25 नवंबर के बाद जो देर से बुआई के लिए उपयोग होता है दोस्तों। इस विधि में फ्लेरिस माइनर तथा सैलोना डेक्टुलान अपेक्षाकृत कम होता है दोस्तों। अपनाते समय सावधानियां दोस्तों, 20 से 25% अधिक बीज दर इसमें लगता है दोस्तों। लगभग 120 से 150 किग्रा प्रति हेक्टेयर रखते हैं दोस्तों। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग हर्बिसाइड पैराक्वाट डायाक्वाट यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हैं कि जीरो टीले टेक्निक में यही हर्बिसाइड हम लोग यूज करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत उपयोग होता है इसमें जीरो टिलेज टेक्निक में दोस्तों। हम लोग देखते हैं दोस्तों गेहूं में जो रतुआ रोग जिसे रस्ट डिजीज अब कहते हैं वीट, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ब्राउन या लीफ रस्ट इसको बोलते हैं, पक्सेनिया रिकेंडिटा इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। इसका जो अनुकूल परिस्थिति है जब ये अटैक करता है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होता है। भारत में सबसे पहले देखे जाने वाला ये जो है डिजीज है रस्ट, आप देख सकते हैं लीफ रस्ट जिसको बोलते हैं या ब्राउन रस्ट बोल सकते हैं। इसमें लक्षण क्या है, पत्तियां तनु और जो उसका पूर्ण वृंत है
पर चमकीले नारंगी रंग के गोल मतलब यूनिवर्सल आपको पस्टुलेट दिखने को मिलते हैं दोस्तों। प्रबंधन क्या करें, देर से बुआई ना करें, पोटास संतुलित मात्रा में दें, ठीक है। जिन्हें एन मन को जब इसकी छिड़काव करें दोस्तों। फिर उसके बाद है दोस्तों येलो रस्ट या तो स्ट्रिप रस्ट इसको बोलते हैं, पक्सेनिया स्ट्रिफार्मिस दोस्तों, इस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है साइंटिफिक ने। परिस्थितियाँ क्या है, तना में रतुआ की तुलना में अधिक विनाशकारी होता है दोस्तों। आपका जो ब्राउन रस्ट है उससे ज़्यादा विनाशकारी होता है। मौसम की शुरुआत में विकसित होकर युवा पौधे को अधिक नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। लक्षण क्या क्या है दोस्तों, पत्तियां एवं पुष्पबिंब तनों एवं ग्लूम, नींबू पीले रंग की धारियां, ठीक है, उड़ेरिया बन जाती है उसमें दोस्तों। इसके लिए रेजिस्टेंट हम लोग का कौन कौन सी वैरायटी है आप देख सकते हैं, बी DBW 17, अल्लोक फर्स्ट, ये सब वैरायटी है, तुरजा, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों ब्लैक रस्ट या तो स्टेम रस्ट इसको बोलते हैं, उसको देख सकते हैं आप, पक्सेनिया ग्रेमिनी, ठीक है, टिट्रिसी। इसको किलर डिजीज कहते हैं, वीट में किलर डिजीज किसको कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं ब्लैक रस्ट को या स्टेम रस्ट को। दोस्तों आपको बता दें, अभी किलर डिजीज राइस में पूछा गया था दोस्तों, तो यहाँ भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। मौसम के अंतिम चरण में जब तापमान बढ़ने लगता है दोस्तों, तब ये लगता है दक्षिण मध्य एवं पूर्वी भारत में अधिकांश गंभीर रूप से इसका खतरा होता है। लक्षण क्या है दोस्तों, तने पर लाल भूले रंग के जो है यूरिडियल से पस्टुलेट बनते हैं दोस्तों। जो वैकल्पिक पोषक तो है अल्टरनेट होस्ट इसके लिए है, इसके क्या है, एग्रोपायरन रिपल्स जो है इसका जो है अगर लगा देंगे तो वहाँ पे कम आते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जो है लूज स्मट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टूलागो टिट्रिसी दोस्तों। यह एक आंतरिक बीज मतलब इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बालियों के जो है ब्लैक पाउडर के रूप में हो जाता है दोस्तों, इस सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है लूज स्मट। इसके लिए बीटा वैक्स हम लोग यूज करते हैं 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज के उपचार के लिए। सौर उपचार भी करते हैं हम लोग, सोलर हीट ट्रीटमेंट भी देते हैं इसके लिए। ये इसका जो खोज किया था लुथरा एवं सत्तार ने किया था 1934 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हार्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसका जो खोज करता थे जेनसन थे 1888 में, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है करनाल बंट दोस्तों, इसको आप आंशिक बंट भी कहते हैं। तो दोस्तों जनरली दोस्तों एग्जाम में ये एचईटीए के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया था, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एचईटीए के एग्जाम में आया था दोस्तों। क्या आया था, रोग जनक क्या था, नियोसिका इंडिका दोस्तों, ये करनाल बंट है दोस्तों। इसका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं जाकर पेपर में कि पूछा था करनाल बंट का साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा कजल ऑर्गेनिज्म है, तो नियोसिका इंडिका, आप इसको देख सकते हैं। 1931 में मित्रा द्वारा करनाल में इसकी प्रथम बार रिपोर्ट किया गया था दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। यह बीज एवं मृदा वायु जनित सीडबॉर्न रोग है दोस्तों। इसका जो फ्लावरिंग स्टेज पे ही इसका ज़्यादा संक्रमण होता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक गंध आता है, फाउल स्मेल आता है, उस किसके द्वारा आता है, ट्राई मिथाइल अमीन के द्वारा होता है, एमाइन के द्वारा होता है दोस्तों, TMA के द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं की निर्यात की गुणवत्ता जो है इससे क्या प्रभावित होती है दोस्तों। नेक्स्ट डिजीज है दोस्तों, क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग है, ठीक है, इरिप्सी ग्रेमनी टेट्रिसी के द्वारा होता है दोस्तों। पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद चुड़ जैसी संरचना दिखाई देती है दोस्तों। प्रतिरोधी किस्म इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, सल्फर का भी डस्टिंग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो है डिजीज है फ्लैग स्मट है, ये भी आप देख सकते हैं इसका साइंटिफिक नेम हीरोसिस्टी टिट्रिसी। ईयर कॉकल डिजीज, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये जनरली दोस्तों आपको नेमाटोड से होता है, एगुनिया टेट्रिसी, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। विश्व का प्रथम सूत्रकृमि रोग है जिसको निधम ने इसका खोज किया था, ये भी एग्जाम में है। जिसके प्रबंधन के लिए बीज को प्राप्त उपचार जो हम लोग करते हैं दोस्तों, 20% नमक के घोल में ब्राइन सोल्यूशन से करते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में आपका ये ब्राइन सोल्यूशन भी आ गया था, आप देख सकते हैं आप वहाँ जाके। टुंडू या पीला बाल सड़न जो रोग है इसको ये भी होता है आपका एगुनिया टेट्रिसी से ही होता है। अब पहले सूत्र के अब बैक्टीरिया भी है इसमें, दोनों मिलकर करते हैं क्लेविबैक्टर टेट्रिसी। तो ऐसा कौन सा डिजीज है जिसको नेमाटोड प्लस बैक्टीरिया दोनों करते हैं, तो ये होता है टुंडू जी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको येलो एयर रॉट भी कहते हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों।
अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके इंसेक्ट पेस्ट जो मेजर होते हैं वीट में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे मेन जो सबसे घातक है दोस्तों वो है टर्माइट, दीमक। दीमक सबसे ज़्यादा वीट को इफेक्ट करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, असिंचित असिंचित क्षेत्रों तथा अधपकी गोबर की खाद, जहाँ हम लोग अनडिकम्पोज एफआईएम डाल देते हैं खेत में, उससे बहुत ही ज़्यादा ये फैलता है दोस्तों, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। प्रबंधन के लिए हम लोग को क्या करें दोस्तों, क्लोरोडान जो है यूज करते हैं 5%, 20 से 25 किग्रा पर हेक्टेयर का इसका छिड़काव हम लोग डालते हैं उसमें खेत में। नेक्स्ट जो हम लोग का है गुजिया बिविल है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है दोस्तों। अंकुरित होते हुए पौधे पर आक्रमण करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है टेनिमिकस से इंडिकस है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आर्मी वार्म, आप देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, मिथिमा, ठीक है, यूनिपुन्नता, ये भी देख सकते हैं। इसकी सूढ़ियाँ जो है रात में पौधे के कोमल भागों को खाती हैं रहती हैं और दिन में छिपी रहती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आर्मी वार्म। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है वही अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें रखा गया है, आप देख सकते हैं। गेहूं का जो इंटरक्रॉपिंग हम लोग करते हैं शरतकालीन गन्ने, ऑटम शुगर केन में कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गेहूं सरसों का जो है इंटरक्रॉपिंग हम लोग करते हैं 9:1 के रेशियो में रखा जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो सीसी है, साइकोसील जिसको बोलते हैं, गेहूं के बोने पर को उत्पन्न करने तथा वृद्धि नियामक में बहुत डॉर्फिन जिन का एजेंट का काम करता है, ये डबल स्टार लगा सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। गेहूं की जो गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल एरिया का प्रमुख क्षेत्र है वो पूर्वी भारत है, ईस्टर्न इंडिया है दोस्तों। गेहूं को गेहूं गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप भी निकाला गया है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन बना नहीं लेकिन बन सकता है दोस्तों। ये भारतीय गेहूं एवं जो जौ है अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य किसानों को कीट एवं रोगों की पहचान, समेकित कीट है दोस्तों ये आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तथा फसल की अवधि की समस्याओं के समाधान के लिए सहायता करता है दोस्तों। यह कटाई के बाद भंडारण प्रबंधन में भी उपयोगी है दोस्तों। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप किसने निकाला था, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, तो ये अपना करनाल के द्वारा निकाला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कर्ण वंदना वैरायटी बहुत फेमस है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग जो जॉब करने आते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश में कर्ण वंदना की होती है, और सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी भी उत्तर प्रदेश में कर्ण वंदना ही है। DBW 187 कर्ण वंदना किस्म करनाल से निकाली गई थी दोस्तों। यह जो है येलो रस्ट और वीट ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है। यह उच्च तापमान सहनशील करने वाली किस्म है। इसकी खेती पूर्ण सिंचित फुल्ली इरिगेटेड क्षेत्रफल में किया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नई किस्में कौन कौन सी, कर्ण वंदना हो गई, पूषा सस्वी, किरण श्रिया, आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक व्हीट, तेजस, ये सब वैरायटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों, गेहूं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तत्व और देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम या रिवीजन करवा देते हैं। साइंटिफिक नेम टेटिका मेस्टियम। उत्पत्ति जो इसका ओरिजिन है, उत्पत्ति हुई तुर्की, या तो आप दक्षिण पश्चिमी एशिया भी दिखा सकते हैं। जो इसका आपको गेहूं का पुष्करम फ्लावरिंग है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक या अर्क कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पत्ती से पत्ती की दूरी जो नॉर्मल गेहूं होता है दोस्तों इरिगेटेड एरिया में 22.5 होता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण क्रांति का अवस्था सीआरआई स्टेज पे होता है, किस दिन पे होता है दोस्तों, बौनेपन का प्रमुख कारण नोरिन 10 है दोस्तों। गेहूं की प्रमुख मिमिक्री वीड जैसे कहते हैं, उसको फ्लेरिस माइनर कहते हैं। फ्लेरिस माइनर और गेहूं में आप बहुत कम डिफरेंस कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप फील्ड में नए हैं तब आपको लगेगा कि फ्लेरिस माइनर ये भी गेहूं का ही है दोस्तों। गेहूं के बीज का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है दोस्तों, फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है, ये दोनों याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलहनी फसलों में 2,4-D स्प्रे ड्रिफ्ट की समस्या होती है दोस्तों। त्रिजिन बोनी किस्म हीरा मोती और अर्जुन है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों। गेहूं की बाली का केंद्रीय अक्ष को रैचिस कहते हैं। गेहूं का फल का प्रकार है कैरियाप्सिस, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। विश्व का प्रथम मानव निर्मित अनाज टिटिकेल है दोस्तों। टिटिकेल एग्जाम में इसलिए पूछा था दोस्तों, टिटिकेल जो है, जो गेहूं है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन टिटिकेल जो है ये ऑफेन
ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। DT46 टेट्रिकल की एक किस्म है, ये भी पूछा था। DT46 किसकी एक किस्म है? टेट्रिकल किस्म, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं। गेहूं के अंकुरण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंपॉर्टेंट है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अप्रॉक्स 22% लगभग होता, सॉरी 12% होता है। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूं है दोस्तों। अगर भारत में पूछा जाए तो राइस। अधिकांश आधुनिक गेहूं की किस्मों में दोस्तों RST1 RST2 का जो है जीन रहता है दोस्तों। रोटी एवं ब्रेड की गुणवत्ता के लिए प्रमुख प्रोटीन ग्लूटीन होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित भंडार हेतु नमी जो होता है गेहूं का या सीरियल्स का होता है वो 10 से 12 होता है। और आपका अगर सीरियल्स के लिए 10 से 12, सीरियल्स के लिए 10 से 12। और ऑयल सीड के लिए बहुत कम होता है दोस्तों। ऑयल सीड के लिए आपका लगभग 6 से 8 होता है। और आपका 8 से 10 होता है पल्स के लिए, 8 से 10, इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। टेटिकम एस्टियम को भारत में मैक्सिकन डॉक्टर नॉर्मन बोलाक द्वारा लाया गया था दोस्तों। कटाई के समय नमी जो है 25 से 30% होनी चाहिए दोस्तों। त्रिजिन बोनी किस्म जारी होने की जो वर्ष है 1970 में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। निर्यात गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला रोग है जैसे कौन सा? करनाल वंट, यही एग्जाम में आया था इस बार दोस्तों। गेहूं में बौनेपन उत्पन्न करने वाले वृद्धि नियामक जो है साइकोसील है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से। रिवीजन ऐसे ही होगा तो आप लोग को तुरंत याद भी तो हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं गेहूं की जो है ऑब्जेक्शनल बीज जो है उसमें कौन सा होता है दोस्तों? हिरनखुरी जिसको बोलते हैं, कन्वोलियंसस, ठीक दोस्तों, और अरवेंसिस को बोलते हैं। 2,4-D की प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है? HD 2009 अर्जुन, जो इसके प्रति रेजिस्टेंट है, संवेदनशील है। इसमें बाली जो विकृति है स्पाइक डिफॉर्मेसी हो सकती है। प्रारंभिक अवस्था में पौधे को सहारा और पोषक देने वाली जड़ें जो है उसको सेमिनल रूट कहते हैं। गेहूं में सर्वाधिक प्रचलित जो हाइब्रिडाइजेशन विधि है उसको गुजी विधि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। गेहूं की प्रमुख जो है खरपतवार अब्सोल्यूट बीज जो है चिनोपोडियम एल्बम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। रेशियो आपको बता ही दिया है इंटरक्रॉपिंग का। और बायो फर्टिलाइजर में एजेटोबैक्टर यूज करते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब इससे बाहर आपको वीट में कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं दोस्तों। आप आनंद से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर आपका AGTA का पेपर सही नहीं गया है तो किन सुपरवाइजर में आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब बस डेली क्लास करिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग बनाए रखें। कृषि जो कृषि का चैनल है दोस्तों, 1.5 महीना हुआ है इसको एक्टिव हुए। हम और अनमोल सर और हमारे कुछ जूनियर्स हैं इसमें BHU के, जो हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको कृषि काशी ऐप पे जाना होगा दोस्तों तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करके आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कोर्स है, बहुत ही कम प्राइस में कोर्स रखा गया है। और आप लोग को पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ डेली टेस्ट, डेली क्यूज वगैरह कराते हुए आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए पूरी जोर शोर से मेहनत की जा रही है दोस्तों। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर एकदम बेहतरीन है दोस्तों, आप जाके वहाँ एक बार विजिट करके देख सकते हैं। जिनका पेपर खराब चला गया उनके लिए फिर से दुख है दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और जो एकदम पास में करीब में है 70 उत्तर के, वो भी तैयारी करते रहें, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।